चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बाबू? अभी हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आप पीछे का जितने भी लेक्चर है सबको कंप्लीट कर लीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं है, आराम से चैप्टर तुरंत खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में हम लोग ये सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका डिटेल हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, बस यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा और कुछ नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहीं पे पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है वो बताऊंगा। दूसरा है ब्राउनियन मूवमेंट, शायद आप लोग 9th-10th में भी पढ़े होंगे इसको। ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट्स। ये शायद तो याद ही होगा आप लोगों को। टिंडल इफेक्ट याद है? ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार याद है? नहीं, चलिए पढ़ाऊंगा मैं। टिंडल इफेक्ट। अगला जो पॉइंट है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। मैंने पहले भी बोला था कि हर पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अब यहाँ देखेंगे किस पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज, किस पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स ये तीन जो पॉइंट है आपका, सॉरी, ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल इससे क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस बताऊंगा क्या होता है ये। और ये कोआगुलेशन। कोआगुलेशन पहले ही बता दें, कोआगुलेशन का मतलब जम जाना। मिल्क क्या होता है? कोआगुलेट करके क्या बनाता है? कर्ड, सही है। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्राउनियन, टिंडल, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोआगुलेशन। और चार्ज तो होता ही है बाबू, ठीक है। तो चलिए पहले इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या लिखे हैं हम लोग यहाँ पे? कोलोइडल सॉल्यूशन शोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। बस यहीं तक फैक्ट है, शो करता है। तो थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूँ आपको ये पूरा सॉल्यूशन चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? वैसा प्रॉपर्टी बाबू, सच प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, number of solute particle, and does not depends on the nature of solute particle and does not depends on solvent particles। किसी पे नहीं डिपेंड करेगा, ओनली क्या चीज पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वैसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक लाइन में डेफिनेशन इसका मैं लिखवा देता हूँ, बाकी डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन में चर्चा कर लेंगे इसको। चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी लिखा जाए, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स, एकदम क्लास नोट्स की तरह इसको बनाइए, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स and not on the nature of solute particle is called colligative property, is called colligative property, ठीक है बाबू। तो हम लोग देखते हैं कॉमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन होते हैं। कॉमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तो डायरेक्ट 12th में भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। कॉमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है, डिटेल मैं बोल रहा हूं, सॉल्यूशन चैप्टर में इसको डिटेल से हम लोग डील करेंगे। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड, लोअरिंग इन फ्रीजिंग
point, lowering in freezing point. And last is osmotic pressure. ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। एक थोड़ा सा एग्जांपल देके समय समझा देता हूँ उसको। जैसे लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल, घर में आप देखे होंगे बाबू, गर्मी के दिन में हम लोग बर्फ़ जमाते हैं, ठीक है। आइसक्रीम भी आपके घर में बनता होगा, बर्फ़ जमाते हैं। तो मेरे पास 2 चीज़ है, एक नॉर्मल वाटर, ठीक है, एक कंटेनर में नॉर्मल वाटर ले लीजिएगा और एक कंटेनर में आप वाटर के साथ शुगर ऐड कर दीजिए, ठीक है। रसना वगैरह लेके हम लोग बनाते हैं, उसमें ऐड कर दीजिए और दोनों को फ्रीज़र में आप रख दीजिए। अब बताइए दोनों में जल्दी कौन जमेगा? विच विल फ्रीज फर्स्ट, नॉर्मल वाटर या शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन? तो अगर आप देखे होंगे जब भी आइसक्रीम बनाते हैं तो आइसक्रीम जल्दी जमता नहीं है। रीज़न उसका क्या है? देखिएगा कि नॉर्मल जो पानी है वो तुरंत जम जाता है, लेकिन चीनी और पानी वाला नहीं जमेगा। रीज़न उसका है कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आप बढ़ा दिए, मीन्स सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर बढ़ गया बाबू, सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गया, तो क्या हो जाता है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, लोअर। इसका मतलब क्या चीज़ कि अगर आप नॉर्मल वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा रहे थे, जम जा रहा था वो, तो अगर आप शुगर डालेंगे तो वही पानी अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम, अब -1 पे जमेगा, -1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम। मीन्स ज़्यादा देर तक आप उसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तभी वो जमता है। तो यही है आपका क्या चीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। बस याद रखिएगा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स होंगे तो इसलिए वो भी क्या शो करेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ट्रू सॉल्यूशन भी शो करता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, होता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में किस में ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, तो ट्रू सॉल्यूशन में। बिकॉज ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होगा, ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है बाबू, ब्राउनियन मूवमेंट। कौन दिया था, रॉबर्ट ब्राउन दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट है क्या, तो ये मूवमेंट ऑफ क्या है, पार्टिकल्स। पढ़े होंगे 9th-10th में, जिग जैग मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, जिग जैग मोशन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, काइनेटिक क्यों बाबू, क्योंकि मूवमेंट आ रहा है। काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये काइनेटिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। क्या होता है, लाइक दिस, 2 कोलॉइडल पार्टिकल्स है बाबू, 2 कोलॉइडल पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेगा, कोलाइड किया, और जैसे ही कोलाइड करेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज। डायरेक्शन क्या होगा, चेंजेस, ड्यू टू कॉलिजन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करेगा। और चेंज करेगा तो कैसा मोशन हो जाएगा बाबू, देखिएगा, इधर इधर, कभी इधर आ गया, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। मीन्स यहाँ से टकराया, इधर भागा, यहाँ से टकराया, इधर भागा, यहाँ से टकराया, इधर भागा, इधर, माने इसी तरह से ये होगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम लोग जिग जैग मोशन, माने कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है बाबू। इसका मोशन जैसे जहां स्ट्राइक करेगा वहां पर अपना डायरेक्शन ये क्या करेगा, चेंज कर लेगा। क्या करेगा, चेंज कर लेगा। देखिए चेंज कर रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट,
इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। क्या क्यों होता है मैं इसको बताता हूँ, चलिए लिखिएगा ब्राउनियन मूवमेंट, इसको नोट कर लीजिएगा और उसके नीचे लिखिए ब्राउनियन मूवमेंट। द जिग जैग और random movement of the zigzag or random movement of dispersed phase particle is called Brownian movement, is called Brownian movement। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसी का अगला पॉइंट जानते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट ही जो है इस कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्यों, जैसे देखिएगा आप 1 लीटर एक लीटर दूध ले लिए, दूध को 2 घंटा छोड़ देते हैं तो क्या होता है, क्या पार्टिकल्स जो वाइट वाले पार्टिकल्स वो नीचे आ जाते हैं, वाटर क्या होता था ऊपर, क्या ऐसा कभी देखे हैं, नहीं ना। 2 घंटा के बाद भी देखिए तो दूध उसी तरह से रहता है, सभी पार्टिकल एकदम वाइट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पानी ऊपर आ गया और जितना वाइट वाला पार्ट हो गया क्या हो गया, नीचे आ गया, ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, तो उसका रीज़न है क्या चीज़, ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए क्या होता है बाबू, जैसे ये दूध है, दिस इज द मिल्क, ठीक है, ये आपका क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। अगर बिखरा हुआ है, ठीक है, अगर ये नीचे आ जाए, क्या आ जाए, नीचे, मीन्स कोअगुलेंट सब नीचे का नीचे आ जाएगा, तो पानी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, पानी क्या होगा, ऊपर। ये क्या होगा, क्या ऐसा होता है क्या, ये पूरा नीचे आ गया, पूरा नीचे जम जाता है और ऊपर में क्या बच गया, केवल पानी, लाइक दिस। क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं। 2 घंटे के बाद भी देखिएगा तो दूध आपका ऐसा ही रहेगा, जो पार्टिकल हमेशा इक्वली क्या होगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ब्राउनियन मूवमेंट। क्यों ऐसा होता है, ये पार्टिकल आपस में सेटल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेटल, एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहा है, एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के कारण ये क्या होता है, नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। इस पे जो होता है, इस डिस्पर्स फेज पार्टिकल पे, ये डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल भी होते हैं। डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल हमेशा इसको क्या करेंगे, स्ट्राइक करते रहेंगे, फुटबॉल की तरह। तो फुटबॉल की तरह स्ट्राइक करेंगे, कभी ये इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी, मीन्स हमेशा ये क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। और मूव करने के कारण ये सेटल डाउन नहीं होंगे, और सेटल डाउन नहीं होंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन पार्टिकल्स में नहीं चेंज होगा। सस्पेंशन पार्टिकल में कब चेंज होगा, जब 2 कोलॉइडल पार्टिकल आपस में क्या हो जाए, मिल जाए। लेकिन ये मिलने का जगह नहीं देता है, हमेशा इस पर बॉम्बार्डमेंट होते रहता है। डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल इस पर क्या करेगा, बॉम्बार्डमेंट करते रहेगा, मीन्स इसको नीचे सेटल होने नहीं देता है। तो कॉज ऑफ, अगर बोला जाए कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो दिस इज द ब्राउनियन मूवमेंट होता है। ठीक है, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा बाबू, अच्छा पॉइंट है ये क्या होगा, इसको नहीं लिखना है, खाली मैं बता रहा था। लिखिए अगला पॉइंट, ब्राउनियन मूवमेंट क्यों अराइज होता है मैं बताता हूँ। ब्राउनियन मूवमेंट अराइजेज, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 12th में आ जाए बाबू तो आपको बस 2 ही पॉइंट लिखना था। पहला, दिस इज द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्या चीज, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और दूसरा जिगजैग मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, 1 या 2 नंबर का आएगा, लेकिन ये हो सकता है कभी आपसे पूछेगा कि ब्राउनियन मूवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, देन ओनली आप इसको लिखिएगा। लिखिए ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट अराइजेज ड्यू टू unequal bombardment of dispersion medium particle to colloidal particle
which is responsible for the stability of colloidal solution because it does not let the colloidal particle to settle down, सेटल होने नहीं देगा। जैसे हम आपको अभी कर रहे हैं, लॉकडाउन है फिर भी पढ़ा रहे हैं, मीन्स आपको बस स्ट्राइक कर रहे हैं कि आप सोइए नहीं, जाग के रहिए। जिस दिन सो जाइएगा रिजल्ट आपका क्या होगा? खराब। सोना नहीं है बाबू, ठीक है। सेम वही काम है ब्राउनियन मूवमेंट का, ये हमेशा ठक 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 करते रहेगा, मीन्स बॉम्बार्डमेंट करते रहेगा कि नहीं तुम जगे रहो, यू हैव टू डू समथिंग। आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही होता है स्टेबिलिटी ऑफ क्या चीज़? कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका मेन रीजन है ब्राउनियन मूवमेंट। कुछ और देख लेते हैं इसमें पॉइंट। देखिए बाबू, कभी कभी पूछा है ब्राउनियन मूवमेंट जो होगा साइज ऑफ पार्टिकल पे कैसे डिपेंड करेगा? बोलिए बाबू। अगर साइज बड़ा होगा तो पार्टिकल इधर उधर क्या होगा? कम मूव करेगा। अगर साइज छोटा हुआ तो पार्टिकल का मूवमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल हमेशा उसको जाके स्ट्राइक करेगा तो जल्दी मूव करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्मॉलर साइज। मीन्स साइज का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे लिख देते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल अगर रेंज में है, जितना छोटा रेंज में होगा उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, जितना ज़्यादा छोटा होगा मूवमेंट उतना ही क्या होगा? ज़्यादा। मीन्स ब्राउनियन मूवमेंट एक चीज़ और पे डिपेंड करता है, मोशन ऑफ क्या चीज़? पार्टिकल पे। जितना ज़्यादा मोशन होगा आपका कोलॉइडल पार्टिकल उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। एक चीज़ होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो? ज़्यादा। विस्कोसिटी का मतलब फ्रिक्शन बिटवीन टू लिक्विड सरफेस, ठीक है। दूध, पानी और मध में, ठीक है। किस में विस्कोसिटी ज़्यादा होगा? तो मध में होता है, हनी में, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो विस्कोसिटी से कैसे रिलेटेड होता है ये? इन्वर्सली। ड्यू टू विस्कोसिटी पार्टिकल आपका मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शन के कारण क्या मूवमेंट ज़्यादा होता है? नहीं, फ्रिक्शन के कारण मूवमेंट क्या होता है? कम हो जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़? विस्कोसिटी। अब ब्राउनियन मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा ब्राउनियन मूवमेंट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो एक छोटा सा टॉपिक रहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ टिंडल इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम लोग देखे क्या चीज़? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड देखिए ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या था बाबू? काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट यहाँ लाइट से रिलेटेड है, इसलिए इसको कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। पहले लिखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ इसके बारे में। चलिए, पहला पॉइंट लिखेंगे। अभी इसको ड्रॉ वगैरह नहीं करना, मैं बताऊँगा सब चीज़। लिखिएगा, पॉइंट लिखिए। इट इज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। पहले लिखा देते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ टिंडल इफेक्ट क्या होता है। सेकेंड पॉइंट, टिंडल इफेक्ट 9-10 में पढ़े होंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। तो लिखिए कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ। लिखिए बाबू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal solution is called Tyndall effect, ठीक है। क्या बोल रहा है?
स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन, मीन्स कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर ले जाते हैं लाइट को तो वो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड या बोल सकते हैं कि उसका जो पाथ होता है इल्यूमिनेटेड हो जाता है, मीन्स लाइटफुल हो जाता है, लाइट हो जाता है उसमें। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, दिस इज द, एक गिलास पानी ले लिया हम, और इसमें हम लोग क्या किए बाबू, लाइट को पास करा रहे हैं। क्या लाइट का पाथ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, पानी दिखाई दे रहा है केवल, लाइट का पाथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, सेम चीज़, ये भी एक पानी लिए और इसमें हम लोग क्या किए, थोड़ा सा दूध डाल दिए, एंड मिल्क इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए कि ये पूरी तरह से चमक रहा है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? हाँ, इसका पाथ जो हो गया इल्यूमिनेट हो गया, जगमगा गया। क्यों जगमगाया? ड्यू टू कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होता है वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। क्या करता है? स्कैटर। और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। समझ में आया? चलिए हम इसके बारे में और बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझ में आया ना? मीन्स कोलॉइडल पार्टिकल क्या करता है, स्कैटर कर देता है लाइट को। क्या चीज़ करता है? स्कैटर्ड। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इफेक्ट। क्या लिखेंगे? इफेक्ट। तो अगर कोई टिंडल इफेक्ट पूछे तो आप सिंपल एक वर्ड में बोलिएगा, क्या चीज़? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, हम लोग इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट कैसे होता है। ठीक है, चलिए आप तो मूवी वगैरह देखने ही गए होंगे, मूवी वगैरह तो देखने जाते ही हैं, जाते हैं ना? तो क्या होता है बाबू, देखिएगा, जब मूवी देखते रहते हैं तो पीछे से एक लाइट आता है। क्या आता है? बीम ऑफ लाइट। और वो कहाँ चला जाता है? आपके पर्दा पे, स्क्रीन पे। जब लाइट को ऐसे देखिएगा तो लाइट आपको जो है ना, जो पाथ ऑफ द लाइट है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। कैसा? ब्लू कलर का। कभी ऑब्जर्व किए हैं? करिएगा ज़रूर, अब जाइएगा तो ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा एकदम ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? लाइट तो होता है क्या चीज़? वाइट, लेकिन आप नीचे से देख रहे हैं वो क्या दिखाई दे रहा है? ब्लू। क्या हो रहा है वहां पर? तो वहां पे लाइट क्या हो जा रहा है? स्कैटर्ड हो रहा है बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन। भाई कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? वहां पे कोलॉइडल सॉल्यूशन थोड़ी था, बिल्कुल था। एयर थे बाबू, एयर था। एयर के बीच बीच में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स। पढ़े थे कोलॉइडल सॉल्यूशन में, एयर और क्या चीज? डस्ट पार्टिकल। एयर इज द डिस्पर्शन मीडियम एंड डस्ट पार्टिकल आर डिस्पर्स फेज। तो इसको कैसे, किस तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते थे? सॉलिड एरोसोल कहा जाता है। क्या चीज? सॉलिड एरोसोल। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है? डिस्पर्स हो जाता है, मीन्स क्या होता है? स्कैटर्ड हो जाता है लाइट। इसीलिए आपको कैसा दिखाई देता है? ब्लू। ये भी रीजन बताएंगे ब्लू ही क्यों दिखाई देता है। सही है, तो आगे देखते हैं हम लोग। पहले इफेक्ट, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद मैं इफेक्ट आपको बढ़िया समझ आता हूँ। ठीक है ना? इफेक्ट लिखिए और यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए। क्या चीज़? डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं, कैसे इसका हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। लिखिए, when a strong beam of light when a strong beam of light is passed through a colloidal solution then path of the light is illuminated, यहाँ लिखे है is illuminated and looks blue when it is observed from side of the path of light that is at right angle with respect to beam of light। अगर राइट एंगल से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग आपको दिखाई देगा, मैक्सिमम स्कैटरिंग। ठीक है, मैक्सिमम स्कैटरिंग दिखाई देता है।
राइट एंगल पे। सही है। तो अभी जस्ट आपको मैं बताया भी था, देखिए क्या हुआ, यही ना था बाबू, लाइट क्या हो गया, अगर इक्विलॉइडल सॉल्यूशन है, इससे पाथ कराए तो लाइट, पाथ ऑफ द लाइट क्या हुआ, इल्यूमिनेट कर गया। इल्यूमिनेट का मतलब क्या है, चकमका रहा है, देखिए तो चकमक कर रहा है ना। लेकिन अगर ये प्योर वाटर लिए, दिस इज नॉट द कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्या पाथ चकमका रहा है बाबू, नहीं, नहीं ना, नहीं। चलिए, तो आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, देखते हैं हम लोग। इसी इफेक्ट को कहता है टिंडल इफेक्ट। देखिए क्या है, एक टॉर्च ले लीजिए या कहीं भी, और रूम को क्या कर दीजिए, डार्क। रूम को क्या कीजिए, डार्क। डार्क रूम ले लिए, टॉर्च का अगर आप लाइट जलाते हैं तो टॉर्च का लाइट आपको इस कोन में जला जाएगा, ऐसा जाता है, देखिए इस तरह से फैलता है वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या क्या होगा बाबू आपके पास, कैसे ये बनाए हैं आप, तो यहाँ है एयर प्लस क्या है, डस्ट पार्टिकल, एयर प्लस डस्ट पार्टिकल, सॉलिड एरोसोल भी कहते हैं इसको, हम लोग पढ़ा है आप लोग को, ठीक है ना, सॉलिड एरोसोल, एयर प्लस डस्ट, ठीक है। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। जैसे ही पाथ इसका मैंने इस लाइट अगर ये पास करता है कोलॉइडल सॉल्यूशन से, और आप राइट एंगल से देखते हैं इसको, क्या चीज़, राइट एंगल से, तो मैक्सिमम स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व्ड एट क्या चीज़, राइट एंगल, ज़्यादा स्कैटरिंग होगा लाइट का विथ रेस्पेक्ट टू बीम ऑफ लाइट। और आपका जो लाइट का पाथ होगा वो क्या होगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। इल्यूमिनेट का मतलब चकमका जाना, मीन्स लाइटेन हो जाना, दिखाई देगा आपको पूरा वो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसमें हम लोग स्कैटरिंग होता कैसे है, देखिएगा बाबू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हुआ, हमको कोई कलर क्यों दिखाई देता है, जैसे ये वाइट कलर आपको क्यों दिखाई दे रहा है, रीज़न है कि टोटल कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स, 7 कलर्स। अगर 7 कलर्स को कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो कैसा दिखाई देता है, वाइट कलर। देखिए क्या होता है, सातों कलर अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो सातों कलर का मिक्सचर हम लोग को दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, मिक्सचर। और 7 कलर्स का अगर मिक्सचर बनाइएगा तो हमेशा क्या दिखाई देता है, वाइट, इसलिए हमको क्या दिखाई दिया, वाइट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, बीम ऑफ लाइट पास क्या है, किससे बाबू, कोलॉइडल पार्टिकल से। तो सम पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, सम पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय कोलॉइडल पार्टिकल एंड रेस्ट इज स्कैटर्ड। कुछ पार्ट तो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, और कुछ जो हुआ स्कैटर्ड हुआ, क्या हुआ, स्कैटर। और यही स्कैटर्ड लाइट हम लोग को क्या करता है, विजिबल होता है, यही स्कैटर्ड लाइट हम लोग को दिखाई देगा। सही है। चलिए अब देखिए क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मीन जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा। बाबू देखिएगा, मेनली 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, पढ़े होंगे कभी कलर्स में, 3 प्राइमरी कलर्स, कौन कौन, रेड, ग्रीन और ब्लू। इससे हम लोग कोई भी कलर को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कैटर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, ठीक है। तो सबसे वेवलेंथ कम किसका है, ब्लू का, इसलिए इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, ब्लू कलर की, क्यों, उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम, ये तीनों में। सही है। इसलिए कभी कभी स्काई देखते हैं, स्काई कैसा कलर का होता है, ब्लू, क्यों ऐसा होता है ब्लू, रीजन है, सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन करेगा, ब्लू लाइट, इसलिए आपको क्या दिखाई देता है, ब्लू। कोई दिक्कत है ना, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंडीशन टू डिस्प्ले टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो पहला कंडीशन लिखिए बाबू, पहला कंडीशन क्या होता है, साइज ऑफ द पार्टिकल वेरी स्मॉल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्कैटरिंग नहीं होगा। साइज ऑफ द पार्टिकल वेरी स्मॉल नहीं होना चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन अभी जस्ट दिखाए थे आप लोगों को, क्या चीज़, ट्रू सॉल्यूशन में क्या स्कैटरिंग हो रही थी, नहीं, क्योंकि साइज ऑफ द पार्टिकल वहाँ पे क्या था, स्मॉल, ठीक है ना। साइज ऑफ द पार्टिकल शुड नॉट बी टू स्मॉलर, पहला पॉइंट, ठीक है, अदरवाइज स्कैटरिंग विल नॉट अकर। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, the diameter of dispersed particle should not be too small
too small, otherwise scattering will not occur, स्कैटरिंग नहीं होगा। तो कोई बोलेगा क्या ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होगा? तो नहीं होगा, उसमें हम हल्का सा दूध डाल दीजिए, कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया, आराम से हो सकता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट याद रखना है, आ चुका है ये क्वेश्चन में, लिखिएगा। टू शो टिंडल इफेक्ट, अगला पॉइंट, टू शो टिंडल इफेक्ट there should be large difference between refractive index लाइट्स में आप लोग पढ़िएगा फिजिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स between dispersed phase and dispersion medium, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया ना स्काई का कलर ब्लू क्यों हुआ? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? ब्लू कलर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल्स तो आप लोग समझ भी गए होंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, पहला, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट या ड्यू टू स्कैटरिंग sky looks blue, sky looks blue. Second, twinkling of the star is due to Tyndall effect या scattering of light। वहाँ से बहुत ऊपर से लाइट आ रहा है, लेकिन बीच में क्या है? कोलॉइडल पार्टिकल्स, तो वो लाइट को क्या करेगा? स्कैटर, और स्कैटर करेगा, इसलिए आपको क्या होगा? इधर उधर दिखता, लगता है जगमगा रहा है, वो ट्विंकलिंग कर रहा है। ट्विंकलिंग का मतलब जगमगाना। लिखिए अगला पॉइंट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, थर्ड पॉइंट, सी का कलर क्या होता है? ब्लू, वही होता है क्योंकि स्कैटरिंग क्या होता है? मैक्सिमम। लिखिए द ब्लू कलर ऑफ सी is due to scattering of light by water। चलिए एक छोटा सा इसी तरह से पूछते हैं आपसे, अगर हम लोग चले गए मून पे, कभी देखे होंगे मून, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं, तो जब एस्ट्रोनॉट जाता है तो देखते हैं चारों तरफ एटमॉस्फेयर क्या होता है? किस कलर का होता है? ब्लू होता है या ब्लैक होता है? बोलिए, ब्लैक होता है। लेकिन अगर यहाँ अर्थ से देखिएगा तो कैसा दिखाई देता है? ब्लू। क्यों? रीज़न है यहाँ पे एटमॉस्फेयर है बाबू। क्या है? एटमॉस्फेयर। यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, और कोलॉइडल पार्टिकल को यहाँ पे क्या किया जाता है? स्कैटर कर दिया जाता है। क्या चीज़? स्कैटरिंग के कारण आपका स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू। और मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई कोलॉइडल पार्टिकल्स नहीं है, तो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। इसलिए वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, इसलिए कैसा होगा? ब्लू। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, टिंडल इफेक्ट आपका खत्म हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट में क्या है? पहले हम लोग क्या देखें? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, एंड अगला देखना है चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था बाबू, हर कोलॉइडल पार्टिकल्स के पास कुछ न कुछ चार्ज होता है, आदर वो पॉजिटिव हो या क्या हो? निगेटिव हो। लायोफोबिक के केस में ज़्यादा होता है, लायोफिलिक के केस में कम चार्ज वाला होता है। चार्ज की ये क्या चार्ज क्या होती है? कम होती है। और लायोफोबिक में चार्ज क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन चार्ज तो सब पे कुछ ना कुछ जरूर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होता है। पहले लिखिए, उसके बाद बताते हैं। लिखिएगा चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, लिखा जाए कोलॉइडल पार्टिकल्स always carry an electrical charge
this charge is same type, this charge is same type on all the colloidal particles, all the colloidal particles in a given colloidal solution, and maybe positive or negative charge, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे किसी एक चीज़ का कोलॉइडल सॉल्यूशन लिए बाबू, उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब पे चार्ज क्या होगा, सेम, सब पे चार्ज क्या होगा, सेम। यहाँ पे नोट में करके लिखेंगे, नोट में। अब देखिए क्या होता है बाबू, देखिएगा, नोट में करके लिखिएगा इसको, ठीक है। मान लेते हैं एक कोलॉइडल सॉल्यूशन लिए हम लोग, कोलॉइडल सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं दोनों पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और रिपल्शन के कारण क्या होगा, not come closer and forms bigger particle। अगर दूर दूर रहेगा तो क्या बिगर पार्टिकल बनाएगा, नहीं। जब दूर दूर रहेगा दोनों तो नहीं, जब दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, बिगर पार्टिकल बना देगा। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ बिगर पार्टिकल्स। आगे इसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं, देखिएगा। not come closer and forms so not come closer, so does not form bigger particle, that is अंडर ब्रैकेट लिखते हैं coagulate, मीन्स ये coagulate नहीं होगा, कोगुलेट नहीं हुआ। और ये किसके कारण नहीं हुआ, ड्यू टू चार्ज। मीन्स चार्ज जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन का, एंड डज नॉट लेट द पार्टिकल टू कम क्लोजर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसको बाद में इसको लिख लीजिएगा, इसके पहले हम लोग एक नोट में करके पॉइंट लिखिएगा। चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल, charge on the colloidal particle are responsible charge on the colloidal particle are responsible for the stability of colloidal solution and does not let colloidal solution to coagulate, colloidal solution to coagulate। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। दोनों पे चार्ज क्या है, सेम चार्ज। क्या है बाबू, सेम चार्ज। ये आपका क्या है, दिस इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन पे क्या है, सेम चार्ज। सेम चार्ज के कारण दोनों पार्टिकल के बीच में रिपल्सन होगा, एंड नॉट सो रिपल्सन, नॉट कम क्लोजर, सो डज नॉट फॉर्म बिगर पार्टिकल, दैट इज कोआगुलेट। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल दो ही हो सकता है, एक पॉजिटिव नहीं तो क्या चीज़, नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल पहले हम लोग लिए भी थे। तो पॉजिटिव चार्ज केवल आपको कुछ याद रखना है, उसके बाद रेस्ट हम लोग याद हो जाएगा वो। जैसे पॉजिटिव चार्ज में कौन होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं आर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशंस। उसमें जो पार्टिकल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, सही है। ऑक्साइड्स
जो ऑक्साइड्स होते हैं जनरली TiO2 यूज़ किया जाता है, हम लोग जो यूज़ किए थे FeOS3, आपको याद होगा हम लोग इसको क्या लिए थे, पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स। अगला है हीमोग्लोबिन एंड प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम। ये सब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड्स। लेकिन मेनली जो हम लोग को याद रखना पड़ता है वो कौन याद रखना पड़ता है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स और क्या चीज़, ऑक्साइड्स। एक छोटा फॉर्मूला, छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, याद रखिएगा होप, केवल यही 4 याद रखिएगा बाबू, और उसके बाद जो भी बच गया सब क्या होगा, निगेटिवली चार्ज। याद हो जाएगा ना, ये चारों क्या है, पॉजिटिवली, और बाकी जो बचा क्या हुआ, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, होप, होप का मतलब हाइड्रोक्साइड, ओ का मतलब ऑक्साइड, और पी का मतलब पॉजिटिव। मीन्स मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स आर पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, यहां देखेंगे हम लोग निगेटिवली चार्ज, बाकी जो भी बच गया निगेटिवली चार्ज। थोड़ा सा याद भी रखिएगा, कम से कम 2, कम से कम मेटल सोल, मीन्स जो भी मेटल्स होंगे जनरली कौन आते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड, मेटल सोल। सल्फाइड्स जो हैं, मेटल सल्फाइड्स, ठीक है, हैलाइड्स, चारकोल, स्टार्च, जेलेटिन, गम, क्ले, मीन्स बाकी जो भी बच गया सब क्या होगा, निगेटिव। और जनरली जो नेचुरल अकरिंग होता है वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, सल्फाइड हैलाइड, कोई दिक्कत बाबू नहीं। अगर बोला जाए ब्लड क्या है, तो ब्लड, बोलिए, ब्लड इज ऑल्सो क्या चीज, निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज में आपको क्या याद रखना है, 3, होप, HOP, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स और यार पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड्स। और बाकी जो इधर बच गया वो क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज में सल्फाइड्स, मेनली आप 2 कम से कम याद रखना बाबू। मेटल इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं कि आपको याद रखना है, मेटल सोल, सल्फाइड्स, कभी कभी हैलाइड्स आ जाता है, जो चारकोल हुआ, क्ले हुआ, स्मोक हो गया, ब्लड हो गया, ऑल आर क्या चीज, नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर ज़्यादा कुछ मन करे तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन एंड क्या चीज़, प्रोटीन। तो याद तो हो गया, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन एंड प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज, बाकी जो बचा सो नेगेटिवली चार्ज। सही है, आप लोग तेज हैं, याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज 5th पॉइंट, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम ही इलेक्ट्रो का मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, लिखा जाए बाबू, फर्स्ट पॉइंट, इट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या था, ब्राउनियन मोमेंट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या था, टिंडल इफेक्ट। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए बाबू, आप पढ़ लिया अभी, तो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होगा, आइदर पॉजिटिव और क्या चीज़, निगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर की ओर जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो निगेटिव चार्ज होगा वो किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव के लिए। तो इसी मूवमेंट को, इसी माइग्रेशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एक लाइन का डेफिनेशन है, लिख लीजिए, लिखो बाबू, लिखिए, द मूवमेंट ऑफ या माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स in electric field towards oppositely charged electrode, that is positively charged colloids, moves towards
moves towards negatively charged electrode and negatively charged colloids moves towards positive electrode is called electrophoresis. आप एक लाइन में लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ colloidal particles towards a positively charged electrode is called electrophoresis. ठीक है बाबू। अब यहाँ देखिए क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लिए, एक पॉजिटिव और एक क्या चीज़, नेगेटिव। अब देख रहे हैं क्या चीज़, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन किधर की ओर जा रहा है बाबू, टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। टुवर्ड्स अगर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जा रहा है, इसका मतलब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, बोलिए। ये किधर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन जरूर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए कौन सा हो गया ये बाबू, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल AS2S3 सल्फाइड, अभी जस्ट बताए थे, सल्फाइड सोल क्या होते हैं, आर निगेटिवली चार्ज्ड। ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज्ड। अब ये देखिए, ये किधर की ओर जा रहा है, मूवमेंट टुवर्ड्स क्या चीज़, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये जरूर कौन सा सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और पॉजिटिवली चार्ज अभी जस्ट एग्जांपल भी आप पढ़े थे, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3। ठीक है, तो यहाँ मूवमेंट किधर की ओर हो रहा है, टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ये मूवमेंट किसका हो रहा है, कटायन या एनायन का बाबू, एनायन का मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है, कटायन का मूवमेंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस दो पार्ट्स में, एक होता है कैटाफोरेसिस और दूसरा होता है एनाफोरेसिस। कभी कभी कैटाफोरेसिस पूछ देता है, क्या होता है कैटाफोरेसिस का मतलब, मूवमेंट ऑफ, कैटा मतलब कटायन का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल कोलॉइडल सॉल्यूशन। और एनाफोरेसिस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल पार्टिकल्स। कैटाफोरेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स टुवर्ड्स निगेटिव क्या चीज, इलेक्ट्रोड, टुवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अगर कभी कैटाफोरेसिस पूछ दिया तो मूवमेंट ऑफ क्या चीज, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस। एनाफोरेसिस में क्या होगा बाबू, लिख लीजिएगा इसको, मूवमेंट ऑफ क्या चीज, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए, पहले लिखे चलिए। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस दो पार्ट्स में लिखे, एक कैटाफोरेसिस और दूसरा एनाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस के नीचे क्या लिखिएगा, चलिए लिखवा देते हैं, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस। अभी फिगर नहीं बनाना था। एनाफोरेसिस क्या होगा, मूवमेंट ऑफ, चलिए लिखिए जल्दी से, मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनाफोरेसिस। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए,
ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका, ये निगेटिव है, किधर की ओर जा रहा है बाबू, पॉजिटिव की ओर, ठीक है। ये निगेटिव मूवमेंट ऑफ किसका हो रहा है, निगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन का। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरेसिस, ये एनाफोरेसिस है, ठीक है। फिगर ड्रॉ करिएगा, उसके नीचे लिख लीजिएगा एनाफोरेसिस, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है बाबू, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटाफोरेसिस, कैटाफोरेसिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ टू टाइप्स हो सकता है, कैटाफोरेसिस और क्या चीज़, एनाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस में मीन्स क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस, और इसमें क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड टुवर्ड्स क्या चीज़, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनाफोरेसिस। कोई दिक्कत, ये ड्रॉ कर लीजिएगा फिगर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बहुत इजी भी है, कुछ है नहीं, अरे पॉजिटिव किधर की ओर जाएगा, निगेटिव है, निगेटिव किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव, सही है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, इसी में एक टर्म नोट में करके लिखेंगे हम लोग, नोट, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में हम लोग को, इसी में नोट, इसी टॉपिक में नोट, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस लिखिएगा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ dispersion medium, movement of dispersion medium in electric field, movement of dispersion medium in electric field is called electroosmosis, electroosmosis। जब केवल आपको क्या चीज़, डिस्पर्शन मीडियम का मूवमेंट होगा, डिस्पर्स फेज का मूवमेंट नहीं कराते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अलग पॉइंट है वो, हाँ तब ज़्यादा नहीं कुछ करना है इसको, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेनली हम लोग को पढ़ना था, क्या चीज़, इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बाबू। हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं, 6th पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन, कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं इसको, या फ्लोक्यूलेशन भी कहते हैं, लास्ट में लिखवा दूंगा, कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और फ्लोक्यूलेशन भी कहते हैं, लेकिन मेनली हम लोग देखते हैं क्या चीज़ से, कोआगुलेशन। कोआगुलेट का मतलब सबसे पहले जानते ही बाबू, कोआगुलेट का मतलब जम जाना। याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन में क्या होता था, प्रेसिपिटेट से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते थे, ठीक है। देखिए ये रहा आपका प्रेसिपिटेट, लार्जर पार्टिकल्स था, प्रेसिपिटेट से हम लोग क्या बनाते थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इस प्रोसेस का नाम था पेप्टाइजेशन, याद होना चाहिए, सही है। पेप्टाइजेशन का जस्ट उल्टा, रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन इज कॉल्ड कोआगुलेशन। इसका मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स को हम लोग कौन सा पार्टिकल में चेंज कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स में, मीन्स लार्जर पार्टिकल्स में अगर चेंज कर दिए, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड कोआगुलेशन। इसी प्रोसेस का नाम है कोआगुलेशन, सही है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखाता हूँ आराम से बाबू, पहले देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन किस कारण होता है, तो ड्यू टू चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, ड्यू टू चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, बार बार बता रहे हैं आप लोग को, देखिएगा दोनों चार्ज है, दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन, पार्टिकल्स क्या होगा, दूर दूर, अगर दूर होने के कारण ये कैसा पार्टिकल हुआ, कोलॉइडल पार्टिकल्स, जब आपस में नज़दीक आ जाएगा तो कोलॉइडल साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और साइज ऑफ द पार्टिकल बढ़ेगा तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर, किसी मेथड से अगर हम लोग इसके चार्ज को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, चार्ज इज रिड्यूस किसी मेथड से, मेथड भी हम लोग देखेंगे कैसे रिड्यूस किया जाएगा, चार्ज इज रिड्यूस, अगर चार्ज रिड्यूस करेंगे तो क्या हो गया, न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल करेंगे तो पार्टिकल क्या, अब पहले तो दुश्मनी थी, अब दुश्मनी का कोई चांस नहीं है, आराम से नज़दीक आ सकते हैं, आराम से नज़दीक आ गया, और नज़दीक आ गया तो क्या हो गया, पार्टिकल्स क्या हो, लार्जर पार्टिकल ऑफ कौन सा रेंज हो गया, सस्पेंशन रेंज, इसका मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। देखिए हो गया, प्रेसिपिटेट है ये, कम्स क्लोजर एंड फॉर्म्स क्या चीज़, बिगर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कम्स क्लोजर एंड फॉर्म्स बिगर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स comes closer and forms bigger particle,
ठीक है, मीन्स आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो गया, लॉस्ट। तो याद है प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते थे कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, और कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर प्रेसिपिटेट में चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं कोआगुलेशन। ठीक है, तो पहले मैं इसको बढ़िया से लिखाता हूँ, उसके बाद इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, पूरा बढ़िया से लिखिए। कोआगुलेशन दीजिए, कभी कोआगुलेशन का डेफिनेशन हम नहीं लिखा रहे हैं। ठीक है, कोआगुलेशन का डेफिनेशन लास्ट में, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। पहले लिखिए बाबू, stability of colloidal solution is stability of colloidal solution is due to electrical charge on colloidal particles, but when the charge is lowered या reduced, when the charge is lowered to certain value or neutralized, then the particles comes closer and forms bigger particle of suspension range, hence in this way colloidal state is destroyed, and in this way colloidal state is destroyed। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए इसको। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं कोआगुलेशन किसे कहा जाएगा, किसको कहेंगे कोआगुलेशन। ठीक है, तो लिखिए कोआगुलेशन किसे कहेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या चीज़ में चेंज कर देना है, प्रेसिपिटेट में। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, कोआगुलेशन। ठीक है बाबू, लिखिए कोआगुलेशन, द phenomenon of conversion of colloidal solution in precipitate form is called coagulation or precipitation भी बोल सकता है बाबू। प्रेसिपिटेशन हेडिंग में भी दे दीजिए, प्रेसिपिटेशन या फ्लोक्यूलेशन, या क्या चीज़, फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन और कोआगुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब पार्टिकल्स नीचे सेटल कर जाए तो उसको कहते हैं कोआगुलेशन, और जब ऊपर में फ्लोट करने लगे वो पूरा पार्टिकल आकर तो उसको कहते हैं फ्लोक्यूलेशन। लेकिन ज़्यादा उतना पढ़ना नहीं है आप लोगों को, तीनों आपको दिया हुआ सेम, तो सेम ही लिखेंगे, कोआगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। ठीक है बाबू, दैट इज, इसमें और थोड़ा जोड़ लेते हैं, दैट इज ये क्या चीज़ है बाबू, कोआगुलेशन क्या है, इज रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन। दैट इज कोआगुलेशन इज रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का क्या है, रिवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट कर लीजिए।